Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 17 जनवरी 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है इटली को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, सभी लोगों को इसका आंसर देना है। क्वेश्चन बोलता है कि जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। और मैं आपको बता दूं जो आज का थंबनेल वाला आर्टिकल है ना, वो हमारे बिजनेस पेज पर आया हुआ है। तो जब हम लोग बिजनेस पेज का डिस्कशन करेंगे वहीं पर मैं आपको थंबनेल वाला आर्टिकल डिटेल से समझा दूंगा। आखिरकार गूगल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कह सकते हो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरा पर्टिकुलर केस क्या है, इसकी सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होगी, मामला क्या है, वो सब हम लोग आगे बिजनेस पेज पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जब आप आज के फ्रंट पेज को देखोगे तो एक लौता इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आता है यहाँ पर, ये वाला। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर सकते हो। देखो यहाँ पे कई सारा डेटा है और इकोनॉमी के अंदर एक खास चीज़ ये होती है कि जो डेटा होता है ना वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट होता रहता है। अब इतना सारा डेटा आपने कभी याद नहीं करना होता और ना ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपको केवल और केवल इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स न्यूज़ में होते हैं वो आपने समझने होते हैं, यानी कि जो करंट न्यूज़ है उसको आपने अपने बैकग्राउंड डेटा, स्टैटिक डेटा से लिंक करके अपने किताब के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। जैसे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है, पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं, दिसंबर 2022 में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी व्यापार में भारत को जो घाटा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर लगा है, ऐसा आप कह सकते हो। तो पहली चीज़ तो हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, घाटा होगा कब, जब हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है यानी कि निर्यात है ये तो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा कम, और जो इम्पोर्ट है यानी आयात है वो हो जाएगा ज़्यादा। यानी कि हमने सामान को ज़्यादा खरीदा है, अब ज़्यादा खरीदा है तो ढेर सारा पेमेंट भी यहाँ पे उन कंट्रीज़ को किया है जिनसे हमने सामान को परचेज़ किया, वो तो हो गया हमारा इम्पोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, अपने सामान को बेच रहे हैं अलग अलग देशों में। तो एक्सपोर्ट जब करते हैं तो वहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेशन, जो हमारी इनकम है, जो हमारी कंट्री की आय है, वो बनती हुई नज़र आती है। लेकिन होता क्या है, ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है कि जब हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है कम और इम्पोर्ट हो जाता है ज़्यादा, इसमें सपोज जितना भी अमाउंट होगा, ठीक है, और उन अमाउंट के बीच का जब आप डिफरेंस निकालोगे कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया था इतना इंपोर्ट किया था, इनके बीच को प्लस माइनस करने के बाद में तो जो भी आपका यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आएगा वही डिफरेंस हमारा ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। यानी व्यापार के अंदर जो घाटा हुआ है वो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट, वो अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं और मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्टली एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है दिसंबर 2022 का, और दिसंबर 2022 के साथ साथ हमने दिसंबर 2021 को भी कंपेयर किया है। यहाँ पे ना आप दो बार देख रहे होंगे, एक बार है ब्लू कलर का और एक बार है रेड कलर का। जो ये ब्लू वाला बार है ये किसको डिनोट करता है, दिसंबर 2021 को, और ये रेड वाला डिनोट करता है दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ब्लू वाले में यानी हम दिसंबर 2021 को देखेंगे। दिसंबर 2021 में हमने लगभग 39.27 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था 2021 के अंदर में। लेकिन अब की बार 2022 में हमने एक्सपोर्ट जो है कम किया है पिछले साल के मुकाबले। तो पिछले साल के मुकाबले आप देख पाओगे एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है, 34.48 बिलियन डॉलर्स का हुआ है 2022 में दिसंबर के महीने में।
ठीक है। अब बात आती है इंपोर्ट्स की, तो इंपोर्ट भी हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। दिसंबर 2021 में हमने जो इंपोर्ट किया था वो लगभग 60.33 बिलियन डॉलर्स का किया था, लेकिन हमने अब की बार 2022 में जो इंपोर्ट किया है वो है 58.24 बिलियन डॉलर्स का। अब यहाँ पे हम इसका डेफिसिट कैसे निकालते हैं, ट्रेड डेफिसिट कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकाल कर, यानी कि माइनस कर कर। वैसे आपको यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी 2021 और 2022 में, क्या है कि दोनों बार में ही हम लोगों ने एक्सपोर्ट तो कम किया है, लेकिन इंपोर्ट हम लोगों ने भरकर किया है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया है। तो इससे यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि 2021 का अगर हम डेटा देखें 60.33 बिलियन डॉलर्स का हमारा हुआ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ 39.27 बिलियन डॉलर्स का। आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना निकल कर आएगा 21.06, यानी इतने का तो हम लोगों ने घाटा फेस किया है, यानी ये हम लोगों को डेफिसिट हुआ है। ट्रेड के अंदर इतनी ज़्यादा कमी हम लोगों ने, आप कह सकते हो, फेस की है 2021 में। अब ऐसे हम लोग 2022 का निकाल सकते हैं। 2022 में हमारा कितना था इंपोर्ट 58.24 बिलियन डॉलर्स का, एक्सपोर्ट कितना था 34.48 बिलियन डॉलर्स का, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा 23.76 बिलियन डॉलर्स। तो बताया ये जा रहा है, आप देखोगे कि भले ही 2022 में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम किया हो 2021 के मुकाबले, लेकिन 2021 के मुकाबले डेफिसिट अभी भी हमारा और ज़्यादा है। जो कमी है व्यापार के अंदर वो अभी भी और ज़्यादा देखने को मिल रही है, लगभग 23.76 बिलियन यूएस डॉलर्स की। बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा देखने को मिलेगा। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में देखें तो 2022 में दिसंबर के महीने में जो एक्सपोर्ट है वो 12.2% से थोड़ा सा गिरा तो था, बट फिर भी यहाँ पे हमारा जो घाटा है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया है। एक्सपोर्ट भले ही कम किया हो, लेकिन फिर भी जो डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट भी कम किया है, सॉरी इंपोर्ट हम लोगों ने बढ़ा दिया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो क्या ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं? जो परसेंटेज है, ये जो नंबर है, याद रखना है? कभी याद नहीं रखना है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। अभी जनवरी के महीने में जो भी व्यापार होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वो डेटा आपको फरवरी में पता चलेगा, ऐसी फरवरी का मार्च में पता चलेगा। तो ऐसे ही डेटा आता रहेगा। कितना याद रखोगे? ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, बस खाली कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ट्रेड डेफिसिट होता क्या है एग्जैक्टली। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट पेज पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर पाओगे या स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेट कर पाओगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। कैसे पूछी जा सकती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोग बात करें वीनस मिशन के बारे में। वीनस जो हमारा एक प्लैनेट है, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्र बोलते हैं, तो हमने वीनस पर एक मिशन लॉन्च करना था जिसका नाम है शुक्रयान-1। तो ये जो शुक्रयान-1 मिशन है, वैसे तो हमारा टारगेट था कि हम 2024 के अंदर लॉन्च करेंगे, लेकिन फिर इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया था। 2024 के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और टारगेट को एक्सपैंड कर दिया, तो 2026-28 तक बात की जा रही थी। बट अब फाइनली यहाँ पे बताया कि इसमें थोड़ा और समय लगने वाला है। लगभग 2031 तक हम लोगों ने इस मिशन को आगे के लिए पुश कर दिया है। इसरो को यहाँ पर ये करना पड़ा है, इसके बारे में ये डेटा हमारे पास में आया। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की साइड से जो यहाँ पर इनके लीडर्स हैं, उनका कहना है कि देखो अभी भी यहाँ पर सरकार से इस पर्टिकुलर मिशन के लिए अप्रूवल बाकी है, और अप्रूवल मिलेगा भी तो भी यहाँ पर थोड़ा समय लगने वाला है। लगभग 2031 तक हम लोग इस मिशन को पोस्टपोन कर रहे हैं। 2031 में इस मिशन को किया जाएगा लॉन्च, जो कि हमारा टारगेट था 2024 या 26 तक का, बट अभी इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारी और भी चीज़ें इसके अंदर अपडेट करनी है। वीनस मिशन काफ़ी आसान ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसको देखेंगे, जो वहाँ का वातावरण है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, प्रॉपरली स्टडीज़ करेंगे, वहाँ के सरफेस का सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसकी स्टडीज़ करेंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे इसरो की साइड से निकल कर आई है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। इससे पहले, आज से कुछ टाइम पहले, आप कह सकते हो कि पिछले साल की बात है, एक आर्टिकल आया था जहाँ पे बताया गया था कि इसरो 2024 तक वीनस मिशन को लॉन्च कर देगा, बट यहाँ पे अब उस चीज़ को यहाँ पे आप कह सकते हो कि पोस्टपोन कर दिया गया है। 2031 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इन्होंने बोला देखो वीनस के ऊपर कई सारे मिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, कौन कौन से मिशन हुए हैं वो सब कुछ मैं अभी आपको डिटेल से बताऊँगा। अभी मैं आपको आर्टिकल का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ पर चाइना का मिशन भी बाकी है, तो चाइना भी 2026-27 जब वो चाहते हैं तब यहाँ पे अपने मिशन को कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो हमारा मिशन है उसका हमने तारीख जो है वो सेट कर दिया, तारीख क्या, साल जो है हम लोगों ने सेट कर दिया है। इसरो के पास में 2022-23 के अंदर में भी जो बजट दिया जाएगा स्पेस के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और अब की बार देखो जो बजट आएगा ना, उस बजट के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक अलग से, इसरो के लिए एक अलग से बजट दिया जाता है, अलग से इसरो को पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने स्पेस मिशंस को लगातार जारी रखे। तो
वो आने वाले समय पर पता चलेगा कितना बजट हम लोगों को खासकर स्पेस सेक्टर को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले पिछले साल यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बजट मिला था, उसके बारे में बताया गया है। अगर पिछले साल को पिछले कई साल से कंपेयर करें 2021, 20, 19 से, तो यहाँ पे साल ब साल आप देखोगे तो ये जो बजट है वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। अब की बार एक्सपेक्टेशन है बजट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। दूसरी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो भी यहाँ पे समय लगेगा उस समय में हमें और भी कई सारे मिशन करने हैं। ठीक है, वीनस को हमने 2031 तक रखा है, लेकिन उससे पहले कई इंपॉर्टेंट मिशंस हैं। आपने गगनयान के बारे में सुना होगा, मैंने काफ़ी बार आपको द हिंदू के वीडियो में गगनयान के बारे में पढ़ाया है कि कैसे हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऊपर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स उनको भेजने वाले हैं, फिर नीचे नीचे उतारने वाले हैं। तो गगनयान मिशन भी है अभी हमारे सामने। उससे पहले और भी कई मिशंस हमारे सामने देखने को मिलेंगे जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने वाले हैं, इनको प्रॉपरली कंडक्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीनस मिशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस आर्टिकल का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल केवल इतना पढ़ लेना इनफ नहीं है। जो सवाल पूछा जाएगा वो अलग से ही आपको यहाँ पे उसका आंसर देना पड़ेगा, या फिर अलग से ही आपको देखने को मिलेगा कि सवाल आया कहाँ से। पढ़ा तो था हमने, सवाल आ कहाँ से गया ये नहीं पता चलता। तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड डेटा, स्टैटिक डेटा को लिंक करना होगा, जो कि इसरो की वेबसाइट पर खुद अवेलेबल है। आप देखोगे वीनस मिशन के बारे में, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आखिरकार क्या है वीनस मिशन या शुक्रयान 1 मिशन। देखो, इस पर्टिकुलर मिशन में हमारा मकसद है कि हम वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो वातावरण है, उसकी स्टडी करें। बोला जा रहा है काफ़ी टॉक्सिक नेचर है वहाँ पर, थोड़ा जहरीला देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाउड बने हुए हैं ना, जो बादल बने हुए हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड से भरे पड़े हैं, और वो जो क्लाउड्स है वो पूरी तरह से उस प्लैनेट को कवर करते हैं। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सा देखने को मिलेगा, जहरीले सा देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हम लोग एक प्रॉपर स्टडीज़ करेंगे। इससे पहले वीनस एक बार और न्यूज़ में आया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले नासा ने लगभग 2 नए रोबोटिक मिशंस के बारे में अनाउंस किया है। 2 नए मिशंस, रोबोट वाले मिशंस यहाँ पे वीनस के ऊपर लॉन्च करेगा, जिसका नाम है, एक है डाविंसी प्लस और एक है वेरिटस। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर इस वजह से ये न्यूज़ में था। नाउ अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझते हैं, कि क्योंकि इस आर्टिकल में वीनस मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो अब वहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये काम करेगा। देखो, अभी तक ना जितने भी मिशन वीनस के ऊपर गए हैं, उसमें सबसे एक चीज़ देखने को मिली है कि किसी ने भी वीनस का जो सरफेस है ना, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। तो अब की बार खास बात ये होने वाली है कि हम लोग इसका सब सरफेस जो है, सतह जो है ना वीनस का, उसका प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है ना, अभी तक किसने नहीं किया है, हम यहाँ पे करने वाले हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्ट्रेटिग्राफी के ऊपर काम किया जाएगा। अब ये क्या होती है, यहाँ पे हम लोग वीनस के ऊपर जो चट्टानें होंगी, जो रॉक होंगी, उसकी लेयर्स की स्टडी करने वाले हैं। उस चट्टान के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, उसको यहाँ पर प्रॉपरली स्टडी किया जाएगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है। दूसरा, वीनस के ऊपर जो सोलर विंड है ना, जो सोलर विंड बह रही है, जो फ्लो कर रही है, उसको यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। वहाँ पर भी एक प्रॉपर, आप कह सकते हो कि एक स्टडी हम लोग करने वाले हैं। प्लस वहाँ के एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन, यानी कि किस किस चीज़ से मिलकर वहाँ का वातावरण बना हुआ है, उस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे किया जाएगा, इस वजह से थोड़ा समय भी लग रहा है। बाकी इस मिशन का इंपॉर्टेंस क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या फ़ायदा होगा इससे, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। इससे हम लोग जान सकते हैं कि कैसे पृथ्वी जैसे बाकी प्लैनेट्स बने हैं, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के पास में सबसे करीब जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो यहाँ पर वीनस है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आपने यहाँ पर इस पूरी लाइन को देखा होगा। तो वीनस के बाद यहाँ पे अर्थ है। तो अर्थ के पास में हम लोग इससे पता लगा सकेंगे कि कैसे जो अर्थ है ना, ये जो पृथ्वी वो कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे बनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग को आराम से पता चल सकती हैं जब हम इस पर्टिकुलर मिशन को आगे कंडक्ट करेंगे। बाकी इस मिशन में कई सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं। चैलेंजेस ये है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा भारी आपको नज़र आएगा। प्लस अगर आपको उस पर्टिकुलर मिशन के अंदर में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, गहराई से आपको चीज़ों को जानना है, तो उसके लिए यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलो वो हम लगा देंगे, लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा। वीनस के अंदर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर इसके बारे में रिसर्च करना होगा। उसके लिए हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लगाने वाले हैं। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार भी होगा, जो कि वीनस के सरफेस को एग्जामिन करेगा, है ना। आप कह सकते हो कि इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए जाएंगे, चाहे वहाँ पर अंधेरा हो रहा हो, चाहे वहाँ पे लाइट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वहाँ पे प्रॉपरली एक स्टडी कर पाएंगे, प्रॉपरली ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को, वहाँ पे डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। ये बात बताई गई। अब एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, वो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये आता है कि सर अभी आपने बोला था कि कई सारी कंट्रीज़ है जो कि वीनस के ऊपर ऑलरेडी मिशन को लॉन्च कर चुकी हैं,
तो क्या उस मिशन के बारे में पता चल सकता है? हाँ, देखो यहाँ पर एक चार्ट है, इसको आप लोग पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कभी कभी डायरेक्टली नाम पूछ लिए जाता है, ये मिशन कौन से देश का था या ये मिशन बेसिकली कौन से प्लैनेट पर भेजा गया था। तो प्रीवियस मिशन को देखेंगे तो यूएस का मैरिनर मिशन था, ये 1962 से लेकर 1974 के बीच में भेजा गया था वीनस के ऊपर। देन पायनियर वीनस 1 और पायनियर वीनस 2 करके यहाँ पर एक मिशन था, 1978 के अंदर इसको भेजा गया था। देन उसके बाद आता है मैगेलन, ये 1989 के अंदर भेजा गया था। फिर रशिया ने भी यहाँ पर वेनेरा सीरीज ऑफ स्पेस क्राफ्ट को भेजा है 1967 से लेकर 1983 के बीच में। देन वेगस 1 और वेगस 2 करके आपको यहाँ पर एक मिशन देखने को मिलेगा जो कि वीनस पर भेजा गया था रशिया के थ्रू। फिर जापान का मिशन है वो है अकात्सुगी, ये 2015 में भेजा गया था। यूरोप का है वीनस एक्सप्रेस, ये 2005 में कंडक्ट किया गया था। तो ये यहाँ पर आपको प्रीवियस यानी पहले के मिशंस देखने को मिलेंगे जो कि वीनस पर कंडक्ट किए जा चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू। चलो ये भी डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा वीनस प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ग्रह के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक डेटा छोटा सा और है जो कि आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इस प्लैनेट की, तो वीनस जो है नाम पड़ा है, कैसे नाम पड़ा है? ये जो नेम है ना, ये एक रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, इन्हीं गॉडेस के ऊपर ये जो नाम है वो रखा गया है। आप देखोगे सन के बाद यहाँ पर मरकरी के बाद यहाँ पर वीनस। तो बेसिकली यहाँ पर सन से अगर आप देखोगे तो दूसरा ही यहाँ पर ग्रह है, दूसरा ही प्लैनेट ही देखने को मिलता है वीनस। बाकी इसके साइज़ या इसके वजन के बारे में बात करें तो पूरे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, पूरे सौर मंडल में आप देखोगे तो ये छठे नंबर पर आता है अपने साइज़ और मास के मामले में, यानी साइज़ में और मास के मामले में छठे नंबर पर ये लाइन में जो देखने को मिलेगा उस छठे नंबर पर ये प्लैनेट आता है। ठीक है, बाकी आप देखोगे दूसरा बोला जाता है कि सेकंड बिगेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून, यानी चंद्रमा के बाद में आप रात में देखोगे तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो प्लैनेट है या फिर सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो ऑब्जेक्ट हम लोग को नज़र आता है वो है वीनस। और प्लस यहाँ पे ये पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, पूरे सौर मंडल में एक हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म तापमान वाला आपको यह ग्रह देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है ना, जो कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को यहाँ पर बनाती है, जिसकी चक्कर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी वीनस पर जो एक दिन होता है वो 1 साल से भी लंबा होता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसके साथ साथ अपने जो ऑर्बिट है ना उस ऑर्बिट पर भी अपने आप में रोटेट कर रही है। जब वो रोटेट करती है तो एक दिन पूरा हो जाता है, बाकी सन का जो पूरा एक चक्कर लगा दी तो पूरा 1 साल पूरा होता है। ये मतलब बेसिक सी बातें हैं, सभी को पता है। लेकिन हम जब बात करते हैं वीनस की, तो वीनस अपने ही एरिया में यानी कि अपने ही ऑर्बिट के ऊपर जब रोटेट करता है उसकी स्पीड बहुत स्लो है। तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि वीनस पर जो एक दिन है वो 1 साल के बराबर होता है। बहुत धीरे धीरे यहाँ पर वो जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। बाकी हम लोग वीनस को अर्थ का जुड़वा भी बोलते हैं। अर्थ का जुड़वा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है, समानताएं हैं। जैसे यहाँ पर दोनों का साइज़ हो गया, दोनों का वेट हो गया, दोनों की डेंसिटीज़ हो गई, तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ दोनों के बीच में देखने को मिल जाती है। बात क्लियर हुई? प्लस यहाँ पे ये सबसे करीब भी यानी अर्थ के बिल्कुल जस्ट पास में आपको ये वीनस देखने को मिल जाता है, तो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो अगर हम पृथ्वी के पास में सबसे क्लोज बॉडी के बारे में बात करें तो चंद्रमा के बाद में वीनस ही है जो किसी सबसे ज़्यादा पास में है। तो ये भी कुछ सिमिलैरिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब सवाल आपसे मिशन को लेकर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे यूपीएससी ने साल 2016 में, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, साल 2016 में यहाँ पे आपसे मंगलयान मिशन के बारे में पूछ लिया था, क्योंकि वो न्यूज़ में था, मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। तो यहाँ पे मार्स मिशन को लेकर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो मंगलयान है इसको इसरो ने लॉन्च किया है, इसको हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया ने जैसे यहाँ पर इस मिशन को बनाया, इसके साथ साथ दूसरा देश बन चुका था जिसने यहाँ पर बेसिकली मार्स के ऊपर पहुँचा है अमेरिका के बाद में, यानी सबसे पहला अमेरिका, दूसरा यहाँ पर इंडिया जो है सक्सेसफुल कंट्री बना था। ऐसा नहीं है, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग भी है। तीसरा स्टेटमेंट आप देख पाओगे, इस मिशन के माध्यम से जैसे हमने इस मिशन को लॉन्च किया, इसके साथ साथ इंडिया जो है एक लौती कंट्री बना था दुनिया भर में जिसने अपने पहली प्रयास में, अपने पहली अटेम्प्ट के अंदर मार्स के ऊपर अपने स्पेसक्राफ्ट को भेज दिया था। यानी पहले प्रयास में हम सक्सेसफुल हो गए थे। इससे पहले कोई भी देश पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बट इंडिया हो गया था। ये सही बात है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो तीनों स्टेटमेंट है, इनमें से अगर आप आंसर निकालना चाहोगे तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, इसको हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं और इसरो ने इसको लॉन्च किया है। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ, इंडिया बेसिकली पहला कंट्री था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट
रॉन्ग है, क्योंकि यूएसए के बाद और भी कुछ कंट्रीज थी जो कि मार्स के ऊपर मिशन कंडक्ट कर चुकी हैं, इंडिया बाद में आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो इसका आंसर अगर हम निकालना चाहें ऑप्शंस के अंदर तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 3 ओनली, क्योंकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही हमारा सही है। तो ऐसा वीनस मिशन को लेकर सवाल बन सकता है, ये बातें ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आपको अचीव करवाना है। यहाँ पर आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है, मतलब कि सब कुछ तैयार मिलता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ PDF डाउनलोड करनी है और आपको नोट्स वगैरह सब कुछ उसमें मिल जाते हैं। नोट्स लेने के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एडोब एक्रोबेट। क्या नाम है? एडोब एक्रोबेट। इस ऐप को डाउनलोड करना और उसमें से यहाँ पर इस पर्टिकुलर PDF को ओपन करोगे तो आपको वो जो मैंने अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाई है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी येलो कलर के छोटे छोटे सिंबल्स में, जो कि आर्टिकल के बराबर में दिए गए होंगे। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली ज्वाइन कर पाओगे। ना दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे हम इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर क्या है हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पे इजिप्ट के ही एनवॉय हैं, इनका यहाँ पर क्या कहना है? इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो, ये एक बहुत खास बात है कि भारत ने अब की बार रिपब्लिक डे पर, अब की बार 26 जनवरी पर हमने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया है। हम लोग करते क्या है, हमेशा अपने रिपब्लिक डे पर अलग अलग कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बेसिकली इनवाइट करते हैं, एक इनविटेशन देते हैं एज अ गेस्ट। तो अब की बार हम लोगों ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को चूज़ किया है, इनको यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ की तारीफ़ की है इजिप्ट के जो एनवॉय हैं उनके थ्रू, जो इजिप्ट के एम्बेसडर हैं टू इंडिया उनके थ्रू। उन्होंने बताया कि देखो, कहीं ना कहीं इंडिया और इजिप्ट की पार्टनरशिप जो है वो पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आई है। हमारे रिलेशंस आने वाले समय पर और ज़्यादा मजबूत भी होंगे, ये हमारा कहना है। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करता है पूरे दुनिया भर में। इवन इंडियन ओशन के अंदर देखोगे तो सबसे बड़ा देश या सबसे डोमिनेंट कंट्री आपको यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा पूरे के पूरे इंडियन ओशन के अंदर में। फिर उसके बाद में बताया गया कि अब इस पूरे इंडियन ओशन की जो सिक्योरिटी है ना, जो इसकी सुरक्षा है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? केवल इंडियन ओशन तक सीमित नहीं है, ये रेड सी से शुरू होती है। रेड सी, स्वेज कैनाल, उसके बाद पूरा इंडियन ओशन। ठीक है, अब रेड सी, स्वेज कैनाल बेसिकली यहाँ पर इजिप्ट के जस्ट पास में है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम भारत की हेल्प कर सकते हैं, यानी इंडिया और इजिप्ट दोनों मिलकर पूरे इंडियन ओशन को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, इधर रेड सी वाला, स्वेज कैनाल वाला, ये इजिप्ट के पास में, यहाँ से इंडिया काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर इजिप्ट और इंडिया दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर एरिया को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया में भारत अपने आप में बैठा ही है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड कर रखी है। बात क्लियर हो गई? तो वो चीज़ यहाँ पे इजिप्ट की साइड से बोली गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, रेड सी, स्वेज कैनाल जो भी बताया है ना, इसको मैप में देखना ज़रूरी है ना। यहाँ पर जब आप लोग देखोगे मैप को, तो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे देश हैं। इसमें ऊपर आपको जस्ट ऊपर इजिप्ट देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड पर बिल्कुल कोने में। ठीक है, इधर मिडिल ईस्ट हो गया, यानी कि इधर बाकी सारी कंट्रीज़ हमारी, जो ईरान है, इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद इधर अफ्रीका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसी में ऊपर वाले रीजन में इजिप्ट नज़र आएगा। और अभी मैं बात कर रहा था ना रेड सी की, तो वो यहाँ पर रेड सी है, ये रहा। अब रेड सी से ही आपको पता होगा हम लोग मेडिटेरेनियन सी को जोड़ते हैं, तो कहोगे रास्ता तो बंद है। रास्ता बंद नहीं है, बीच में आपको स्वेज कैनाल नज़र आएगा। पता है ना स्वेज कैनाल, जिसमें एक बार जहाज़ अटक गया था, लगभग आज से 2 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद कई महीनों तक यहाँ पर ये जो है चर्चा में रहा था स्वेज कैनाल। तो यहाँ पे एक कैनाल है, छोटा सा रास्ता है, जहाँ से जहाज़ आते हैं और इस प्रकार से निकलकर मेडिटेरेनियन सी में और ऊपर यूरोप तक चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो इंडियन ओशन की शुरुआत है ना, वो इजिप्ट बोलता है कि यहाँ से हो जाती है स्वेज कैनाल से। स्वेज कैनाल, रेड सी, फिर उसके बाद यहाँ पर इंडियन ओशन देखना होगा। इधर की साइड और जाओगे तो आपको यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा, बाकी सारी कंट्रीज़ आपको इधर देखने को मिल जाएंगी ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इजिप्ट का कहना यह है कि हम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब इंडिया की रीच यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, लेकिन इजिप्ट यहाँ पे इंडिया की हेल्प कर सकता है। यहाँ पर भी हम लोग सुरक्षा दे सकते हैं, और आगे यहाँ पर इंडिया है ही। बात क्लियर हो गई? ये था यहाँ पर इजिप्ट का कॉन्सेप्ट। बाकी इजिप्ट ने बोला है कि देखो, अब की बार ये काफ़ी खास बात है कि इंडिया ने इनको इन्वाइट किया है। ये तो आपने पढ़ लिया करंट इशू। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग बैकग्राउंड डेटा की तरफ। बैकग्राउंड डेटा यानी कि आपने कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन की किताब ले रखी होगी। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, वो बेसिकली कहीं ना कहीं करंट अफेयर में होता है। जैसे अब की बार
आप देखोगे मेंस के अंदर I2U2 को लेकर पूछा गया था, इजराइल को लेकर, तो वो चीज़ हमने कई बार डिस्कस कर रखी थी। रशिया को लेकर पूछा गया है, चाइना को लेकर पूछा गया है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस कैसे हैं उसको अक्सर पूछा जाता है। और ये मैं हाथों हाथ यहीं पे बता देता हूँ, एक प्रॉपर डेटा आपको, एक इनफ डेटा प्रोवाइड करवा देता हूँ कि आप मेंस में उसको आंसर बेसिकली आंसर की फॉर्म में लिख सको, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में, और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, इंडिया के जो रिलेशन इजिप्ट के साथ में बहुत लंबे समय से ग्रो हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में एक समय पर ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि दोनों ही सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, दोनों ही पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक समय पर काफ़ी ट्रेड हुआ करता था। बाद में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप के अंडर में आया, और इजिप्ट जो है गमल अब्देल नासर के अंडर में आया। तो इन दोनों ही लीडर्स के बीच में दोनों देशों के जो रिलेशनशिप हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गई थी, वो बताया गया। 1955 में लगभग आप देखोगे जो इजिप्ट है ना, ये गमाल अब्देल नासर के अंडर में आया करता था, इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर लीडरशिप के अंडर में आया करता था। दोनों ने मिलकर यहाँ पे किया नॉन अलाइन मूवमेंट को फाउंड किया। आपको पता होगा नॉन अलाइन मूवमेंट को चलाया गया कि हम लोग यहाँ पर जो कोल्ड वॉर चल रहा था, ना हम यहाँ पर यूएसएसआर को ज्वाइन करने वाले हैं, ना हम लोग यहाँ पर इधर यूएसए को ज्वाइन करने वाले हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज्वाइन करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट था, इसके फाउंडर ये दोनों देश मिलकर बनते हैं। बाकी दोनों देशों में फिर बाद में धीरे धीरे जो आपसी मिलाव है वो बढ़ता चला गया, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशंस बढ़ते चले गए। दोनों देशों ने मिलकर आप कह सकते हो 1950 के समय पर काफ़ी करीब आ चुके थे, और 1950 के आसपास यानी 1955 में लगभग अगर हम बात करें टू बी प्रिसाइज, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन कर लिया था दोनों देशों ने मिलकर। और फिर उसके बाद पिछले कुछ सालों में बात करें, यानी कि पिछले 2020-21 में अगर हम देखें, 2022 में देखें, तो इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच में अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स हुई हैं, हाई लेवल मीटिंग हुई है, दोनों की साइड में कई बार कॉन्टैक्ट कर लिए गए हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब व्यापार की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स किस प्रकार से बढ़ रहा है इसको समझते हैं। देखो, इजिप्ट ना बहुत लंबे समय से ही भारत का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। पूरे अफ्रीका में हम काफ़ी सारा व्यापार इजिप्ट के साथ में करते हैं, और इवन यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इंडिया इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट भी हुआ हुआ है। और ये अग्रीमेंट आज का नहीं है, ऐसे अग्रीमेंट हम अभी नए नए देशों के साथ में कर रहे हैं, लेकिन ये अग्रीमेंट इजिप्ट के साथ में आप कह सकते हो 1978 से रखा गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो व्यापार के रिलेशंस बहुत लंबे समय से दोनों देशों के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी आप देखोगे बहुत सारी जो इजिप्ट का काफ़ी सारा सामान जो है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। बाकी यहाँ पर इंडिया काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करता है इजिप्ट में। तो जो व्यापार होता है ना, अलग अलग सामान का होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो ज़्यादातर इजिप्टियन एक्सपोर्ट यानी इजिप्ट से भारत में क्या क्या आता है, रॉ कॉटन हो गया, रॉ मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर हो गया, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक केमिकल, लेदर, आयरन प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे एक्सपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया में किए जाते हैं, यानी इजिप्ट से यह सारा सामान आता है। बाकी इंडिया इजिप्ट को क्या क्या बेचता है, तो यहाँ पे आप देखो पाओगे कॉटन हो गया, कॉटन के धागे हो गए, या सीसेम, कॉफ़ी, हर्ब, टोबैको, लेंटिल्स, दाल वगैरह भी हम लोग यहाँ पर जो है इजिप्ट को बेचते हैं। उसके बाद मिनरल फ्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर व्हीकल पार्ट, शिप, बोट, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पर जो बोनलेस बोवाइन मीट होता है ना, वो बेचा जाता है, प्लस इलेक्ट्रिकल मशीनरी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग बेचते हैं, ठीक है। बाकी आप देखो कि बोला ये जा रहा है कि इंडिया का जो प्रेजेंस है इजिप्ट में वो बेसिकली हर एक फील्ड में बढ़ चुका है। इजिप्ट के अंदर हर एक फील्ड के अंदर भारत का प्रेजेंस इंक्रीज हो चुका है। चाहे आप लोग टेक्निकल कोऑपरेशन में देखो, चाहे आप दूसरे एरिया में देखो, तो इंडिया लगातार ग्रो कर रहा है इजिप्ट के अंदर में। इजिप्ट के कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिया विजिट करते हैं एक कोऑपरेशन प्रोग्राम के अंडर में। उस प्रोग्राम का नाम है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं टेक्निकल कोऑपरेशन के मामले में। कई सारे इजिप्ट के कैंडिडेट्स को हम लोग यहाँ पर अलाउ करते हैं भारत के अंदर में, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे प्रॉपरली रिलेशंस, इसको अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो, जो आपको एक बुक के अंदर मिलेंगे, इंटरनेशनल किताब के अंदर में, इंटरनेशनल रिलेशन की किताब के अंदर में। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नवाएंगे बिजनेस पेज पर देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। तो पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थंबनेल वाला आर्टिकल है वो हम लोग बिजनेस पेज पर डिस्कस करेंगे। तो क्या है आर्टिकल, आओ समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम गूगल की जो ये पिटीशन है इसकी सुनवाई करेंगे 18 जनवरी को। आज क्या है, आज है 17 जनवरी, यानी कल एक बहुत बड़े मैटर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। देखो, एक लंबे समय से मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले इसके बारे में पढ़ाया भी था। जैसे थंबनेल आप देख रहे हो ना, इन थंबनेल को बनाने की मैंने शुरुआत की थी, मतलब इस टाइप के थंबनेल बनाने की शुरुआत की थी, तभी मैंने आपको पहले आर्टिकल पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। हमारे पास में क्या है ना, एक बॉडी है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया,
आपने सुना होगा, हाँ सुना है, नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊंगा। भारत के अंदर जो एक कंपटीशन होता है, देखो कहीं किसी भी मार्केट के अंदर एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दो कंपनीज हैं, दोनों एक ही कंपनी है तो बेसिकली वो तो मोनोपोली जनरेट कर लेगी। अगर मान लो एक ही कंपनी है ना, वो यहाँ पर दबा कर कितना ही प्राइस रख सकती है ना, कैसी भी सर्विस दे सकती है, कोई मैटर नहीं कर रहा, लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी एक ही है। उसमें की दो कंपनी आ जाएंगी तो उनके बीच में हो जाएगा कंपटीशन। अब मान लो दूसरी जो कंपनी आई है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी दे रही है तो लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्वालिटी के साथ साथ थोड़े से कम दाम में दे रही है, लोगों की भीड़ वहाँ पे लग जाएगी। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ इसको क्या करना पड़ेगा, दाम कम करना होगा। तो प्राइस कम होते रहेंगे, क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी, कॉम्पिटिशन से काफ़ी सारे फायदे होते हैं। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मार्केट में होना ज़रूरी है, इससे आपको क्वालिटी पे क्वालिटी मिलती रहती है। बट इस हेल्दी कॉम्पिटिशन को मेंटेन करने के लिए एक बॉडी हमारे पास में, वो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कोई व्यक्ति मोनोपोली बनाएगा हमारे मार्केट में तो उसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ढेर सारा फाइन लगाता है। वैसे यहाँ पर गूगल के ऊपर कितना फाइन लगाया गया, लगभग 1337 करोड़ का, 1337 करोड़ का फाइन गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया था। तो ये केस लंबे समय तक चल रहा है। गूगल बोलता है ये फाइन हम पे नहीं करेंगे और गूगल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है अपना केस लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कल हम आपके केस की सुनवाई करेंगे, देखेंगे आखिरकार मैटर क्या है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, सर गूगल पर इतना बड़ा फाइन लगा क्यों दिया? तो सीसीआई का कहना यहाँ पर यह है कि गूगल कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन को डिसरप्ट कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, देखो आपने आजकल के मोबाइल फ़ोन्स देखे होंगे, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की कीमत काफ़ी कम भी है, 6,000 से भी मिलते हैं, 5,000 के भी मिलते हैं, 10,000 के भी मिलते हैं, और ऊपर आप कितना ही बड़ा मोबाइल फ़ोन ले लो, इनफैक्ट यहाँ पे सैमसंग के 1.5 लाख तक के मोबाइल फ़ोन्स हो चुके हैं जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर वो नहीं होगा तो मोबाइल फ़ोन किसी काम का होगा नहीं, बात खत्म। अब ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये खुद गूगल का है। किसका है, गूगल का ये सिस्टम है। अब कोई भी मान लो मोबाइल कंपनी आ रही जो कि मोबाइल बना रही है, तो वो क्या करेगी, गूगल के साथ में एक अग्रीमेंट साइन करेगी कि सर हम यहाँ पे आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। गूगल कहेगा ठीक है कर लो यूज़, क्या दिक्कत है। लेकिन साथ ही साथ वो एक बात और बोलता है, क्या बोलता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज़ करोगे लेकिन हमारे ऐप्स को ही वहाँ पे प्री इंस्टॉल करके दोगे। इसी वजह से आपने देखा होगा यूट्यूब, गूगल क्रोम, जीमेल, कई सारे जो ऐप्स हैं वो मोबाइल फ़ोन के अंदर इनबिल्ट ही होते हैं। यानी आपने मोबाइल फ़ोन जब परचेज़ किया होता है वो सारे ऐप उसमें मिलते हैं, उसमें गूगल के सबसे ज़्यादा ऐप्स होते हैं। बाकी चीज़ें आप बाद में डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, वो भी गूगल का ही है ना। तो बाकी चीज़ तो बाद में आप डाउनलोड करते हो, लेकिन सारे ऐप गूगल के हैं। इवन यहाँ पर आप देखोगे जब आप मोबाइल फ़ोन ऑन करते हो, नया मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, ऑन करोगे तो ऊपर सबसे फ्रंट पे गूगल आ जाता है। मतलब आप कुछ सर्च करना हो तो गूगल का सर्च इंजन ऊपर दिया हुआ होता है ना, साइड में गोल सा आपको देखने को मिलता होगा, दिया हुआ होता है। तो गूगल क्या कर रहा है, पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन में घुस चुका है एप्लीकेशन के मामले में, किसी और दूसरी कंपनी को जगह नहीं दे रहा है। जैसे आज अगर आपको गूगल पर कुछ सर्च करना हो, मतलब मुंह से निकल ही गूगल रहा है, कुछ सर्च करना हो तो आप कहाँ पे जाओगे, सीधा गूगल पर जाओगे। इंटरनेट पे कुछ सर्च करना हो तो गूगल पर जाओगे सर्च करने के लिए, है ना। ये सही बात है। लेकिन जबकि ऐसी इंटरनेट के बेसिस पर कई सारी कंपनियां हैं, और भी कई सारी कंपनियां हैं, याहू है और भी बहुत सारी कई कंपनियां हैं जो कि उसी चीज़ का काम करती हैं, आपको इंटरनेट का एक्सेस देती हैं, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। लेकिन हम लोग किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, गूगल को। सामने गूगल आ रहा है ना, गूगल ने अपनी यहाँ पर डोमिनेंस बना लिया है पूरे के पूरे एंड्रॉयड मार्केट के अंदर में, तो दूसरी कंपनीज को जगह बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे कंपटीशन को डिसरप्ट कर रहा है। इसके बेसिस पर गूगल के ऊपर इतना बड़ा फाइन लगा दिया गया। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब रिसेंटली क्या होता है, ये अभी परसों की न्यूज़ है, गूगल ने इंडिया को लेकर एक वार्निंग दी है। ये बोला है कि आप ये चाह रहे हो कि दूसरे कंपनी को एंटर करवाओ, दूसरे ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो इससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि गूगल ये बोलता है कि आप हमारे ऊपर पेनल्टी फालतू में लगा रहे हो, क्योंकि हम तो यहाँ पे लोग की सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। गूगल के ऐप है वो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उन ऐप्स को बना रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं तो लोगों को एक सिक्योरिटी मिल रही है, हम उसके जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ गूगल ये बोलता है कि अगर आप इस प्रकार से काम करोगे और चाहते हो कि दूसरे ऐप को जगह मिले यहाँ पे, तो जब वो ऐप को बनाएंगे तो उसमें खतरा भी हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन फेच की जा सकती है, बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। और उसके लिए फिर आपको अलग से पैसा खर्च करना होगा अपने एंड्रॉयड सिस्टम या मोबाइल फ़ोन को सस्टेन बनाने के लिए, अलग से पैसा खर्च करना होगा, एंटीवायरस सिस्टम, ये सारी अलग अलग चीज़ें वहाँ पे लागू करनी होंगी,
जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को और स्ट्रांग बनाओगे। तो अभी तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तब एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो आने वाले समय पर और महंगा हो सकता है। तो गूगल बोल रहा है एंड्रॉयड फ़ोन आने वाले समय पर हो जाएंगे महंगे, और जिस प्रकार से इंडिया में डिजिटाइजेशन हो रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा डिसरप्ट, वो बिगड़ जाएगा। आने वाले समय पे जो डिजिटलाइजेशन है वो काफ़ी पीछे पहुँच जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पे गूगल ने मेंशन किया है। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी है। पूरा का पूरा मुद्दा क्या है क्लियरली समझ में आ गया ना समझ। चलो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखो कल ये केस की सुनवाई है, तो कल यहाँ पे जो भी मैटर होगा, जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेगा उसको समझ लेंगे। लेकिन एट द लास्ट सवाल ये आता है कि सर इसमें एग्जामिनेशन के लिए कुछ है क्या, क्योंकि हम लोग ओवरऑल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ है, एक चीज़ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है। क्या है, कैसे बना है, समझते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। क्योंकि आपके यूपीएससी सिलेबस के अंदर जीएस पेपर नंबर 2 में बिल्कुल लास्ट में जाओगे, सेकंड लास्ट लाइन में स्टैचुरी बॉडीज़ के बारे में भी मेंशन किया है, तो आपको पढ़ना ही है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि हमारी सरकार के अंडर में आती है। स्टैचुरी बॉडी मतलब एक कानून के माध्यम से इसको लाया गया है। कौन सा एक्ट है वो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वाले एक्ट के माध्यम से हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया, और ये बॉडी काम कर रही है मार्च 2009 से ही। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले हमारे पास में एक और एक्ट हुआ करता था जो कि मार्केट में मोनोपोली को रोकने का काम करता था। मोनोपोली समझ रहे हो ना, मतलब मोनोपोली मतलब एक सिंगल सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर हो, बेचने वाला एक, खरीदने वाले अनेक। तो इसमें यहाँ पे वो अपनी मनमानी चलाने लगता है। तो मोनोपोलीज को रोकने के लिए हमारे पास में पहले एक्ट हुआ करता था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसको कर दिया गया ख़त्म, और इसको ख़त्म करने के बाद में कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लेकर आया गया, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया। ठीक है, जो पुराना वाला एक्ट खत्म करके हम 2002 का एक्ट लाए थे, ये कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर लाए थे। उस कमेटी का नाम है राघवन कमेटी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद यहाँ पर है भारत के अंदर एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, और वो एनवायरनमेंट कैसे हेल्प कर सकता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसका काम क्या है वो हमने यहाँ पर समझ लिया, फंक्शन क्या है, रोल क्या है वो भी आपने समझ लिया है। चलो आगे आते हैं उसके बाद, और चलते हैं पहले हम लोग, सॉरी एक मिनट, एक आर्टिकल और है यहाँ पर, यह बात करता है होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में। अरे बाप रे, अब ऐसे आर्टिकल यार, मतलब आपको पता है इन्फ्लेशन के बारे में इतनी बार डिस्कशन कर चुके हैं, होलसेल, कंज्यूमर, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, इतने बार डिस्कशन कर चुके हैं कि आप भी पक गए होंगे। फिर भी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। बात यहाँ पर की जा रही है पिछले महीने के यानी दिसंबर के होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में। अभी परसों हमने रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था, याद होगा। तो जो भी महीना ख़त्म होता है ना, तो महीना ख़त्म होने के बाद में उस महीने का डेटा पता चलता है कि उस महीने में रिटेल वाली महंगाई और होलसेल वाली महंगाई कितनी थी। रिटेल आप समझ रहे होंगे, यानी कि जब आप, मैं, जो हम कंज्यूमर है, जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले सामान को जब खरीदते हैं, है ना, तो उसके जो प्राइसेस होते हैं, मेडिसिन और ये जो इनके प्राइसेस होते हैं, इनके अंदर जब यहाँ पर ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो प्राइसेस के अंदर चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन उसको बोला जाता है। होलसेल उसको रिटेल इन्फ्लेशन बोला जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से उसको हम मेजर करते हैं, मापते हैं। और ऐसे होलसेल इन्फ्लेशन होता है। होलसेल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जब आप बल्क में यानी कि थोक में ढेर सारा सामान को परचेज करते हो, जब थोक के सामान को यानी बल्क में हम परचेज करते हैं, तो उसके जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल इन्फ्लेशन। उसको हम लोग WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से मेजर करते हैं। बात क्लियर हो गई। तो बोला ये जा रहा है कि पिछले साल दिसंबर के महीने में, या फिर अगर हम बोलें रफली तो पिछले महीने की बात करें तो दिसंबर 2022 में जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो हो चुका था काफ़ी कम, पिछले 22 महीने से भी ज़्यादा कम होकर 4.95% के आसपास पहुंच चुका था। जबकि एक समय ऐसा भी आया था 2022 के अंदर में जब यह होलसेल इन्फ्लेशन 16% के पास चल रहा था। भाई साहब, मई 2022 की बात है। तो पिछले साल मई 2022 में होलसेल इन्फ्लेशन 16.63% के आसपास था, जो कि यहाँ पे दिसंबर तक कम हो गया। दिसंबर तक महंगाई कम होकर 4.95% तक पहुँची है। बस इतनी सी बात है। ये हमेशा चेंज होगा, हर महीने चेंज होगा। अगेन आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल भी यहाँ पर डेटा रटना नहीं है। बस जो ही बातें बताई हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स प्लस ये होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, इनके बीच का डिफरेंस ध्यान रखना दोस्त। आगे आते हैं और चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। देखो यार, आज सारे ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं, सारे, बहुत सारे एडिटोरियल हैं जो कि हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इवन आज एडिटोरियल से ज़्यादा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज मज़ेदार है। मज़ेदार मतलब एग्जामिनेशन के लिए मज़ेदार। सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पता होगा हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हमेशा लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है?
आप पहले इसके ऊपर कई बार आंसर राइटिंग कर चुके हो, बट आने वाले समय पर यह टॉपिक बहुत चर्चा में आने वाला है, क्योंकि मार्च के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई करेगा। कौन सा केस? LGBTIQ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, एनालाइज द प्रोग्रेस एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ LGBTQIA। जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, ये जो यहाँ पे कम्युनिटी देखने को मिलती है ना, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर फेस करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास कौन कौन से कानूनी सिस्टम, कौन कौन से लीगल सिस्टम देखने को मिलते हैं, उन लीगल सिस्टम में क्या प्रोग्रेस देखने को मिला है, क्या क्या कमियां हैं, कैसे वो यहाँ पे हमारे LGBTQIA कम्युनिटी के हकों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या कैसे यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ आपको बतानी है। दूसरा, आपको बताना है कि क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं जिससे कि इनके प्रति जो हो रहा भेदभाव है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन सोसाइटी के अंदर में इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है अलग अलग कम्युनिटीज़ के माध्यम से, तो उस भेदभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, वो बात भी आपने बतानी है। तो 250 शब्दों में एक बहुत अच्छा सा आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि कई बार मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कई सारा कॉन्टेंट मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में भारतीय कानूनी प्रणाली की प्रगति और कमियां का विश्लेषण करें, और भारतीय समाज में समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले जो भेदभाव है उसके ऊपर यहाँ पे अपना सुझाव दें कि इसका सुझाव क्या हो सकता है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको एक पर्टिकुलर चैनल मिलेगा, वहाँ पर 44,000 से ज़्यादा 44,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर वहाँ पर आंसर्स को लिख सकते हो। और आंसर्स को लिखने के साथ में एक छोटा सा काम करना है यार, वो है कि एटलीस्ट आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो। कुछ नहीं तो 2 आंसर्स तो रिव्यू किए जा सकते हैं ना, 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो इसको रिव्यू करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कई सारे पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपने नहीं सोचे होंगे, आपकी थिंकिंग से बाहर होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, है ना। इससे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी एक्सपैंड होगी। दूसरा, यहाँ पर सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उन चीज़ों को बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक सुधार की आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई? चलो आते हैं और चलते हैं हम लोग अपने सबसे पहले एडिटोरियल पर। जो सबसे पहला एडिटोरियल आज हम लेंगे वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अब की बार इसको लेकर सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। वो है ChatGPT। आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, बहुत न्यूज़ में है ChatGPT। तो ChatGPT क्या है, इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, मैं आपको बहुत सरल भाषा में, जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल आर्टिकल है, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सभी लोगों के दिमाग के अंदर इसको सही से फिट कर दिया जाएगा। ठीक है। हुआ क्या कि रिसेंटली ChatGPT चैटबॉट नाम की एक चीज़ जो है वो न्यूज़ में आती है। आज से 1 महीने पहले मैंने थंबनेल में एक आर्टिकल लगाया था, वहीं पर आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दी थी, क्योंकि उस समय ये न्यूज़ में था, नया नया न्यूज़ में था। तो हुआ ये यहाँ पर ये हाल ही में जो OpenAI कंपनी है ना, इन्होंने एक नया चैटबॉट जिसका नाम दिया गया है ChatGPT, इस ChatGPT को कर दिया है लॉन्च, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ये मार्केट में आ चुका है। और अभी यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर, ChatGPT वेबसाइट पर जाकर आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। तो ChatGPT है क्या? ये बेसिकली कन्वर्जेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि आप इससे बात कर सकते हो। तो कहोगे ऐसा क्या है इसमें? बात कर सकते हो, बात तो किसी से भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ऐसे कई सारे ऐप्स आ चुके हैं, जोमेटो है ना, और उसके बाद आपने अमेजन एलेक्सा के बारे में सुना होगा। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, मशीन से बात कर रहे हो तो वो आपको प्रॉपरली जवाब दे रही होती है। ऐसे आप यहाँ पे जो जोमेटो के ऑटोमेटिव जो पूरा का सिस्टम है, जो चैटबॉट है, चैटबॉट में होता क्या है कि आप यहाँ पे पूछोगे कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर है या वो है, तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली जो जोमेटो है ना, वहाँ से जो है जवाब निकल कर आता है। कोई इंसान रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है ना। तो ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम आप देखोगे एलेक्सा के अंदर, आप एलेक्सा से पूछोगे, ये चीज़ें पूछते हो, है ना, अमेजॉन एलेक्सा के बारे में आपने सुना होगा, आप जो चीज़ें पूछते हो वो एलेक्सा वहाँ से जवाब देता है। यानी कि वो भी यहाँ पर क्या है, एक चैटबॉट है। आप मशीन से पूछ रहे हो, मशीन की साइड से जवाब आ रहा है। ऐसे कई सारे ऐप आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, जैसे गूगल पर भी आ चुका है ये वाला सिस्टम। गूगल के अंदर आप थोड़ा कुछ लिखते हो कि भाई थोड़ा सा आपने नाम लिखा, किसी के बारे में सर्च कर रहे हो, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है वो। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो उससे मिलता जुलता है। तो चैटबॉट यहाँ पे अपने आप से, जो वो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपने आप से जवाब देता है। आपने क्वेश्चन पूछा, उसने यहाँ पर आपको जवाब दे दिया, तो वो कहलाता है यहाँ पर चैटबॉट। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप इससे बातचीत कर सकते हो। जैसे एक इंसान से बातचीत कर सकते हो, वैसे आप मशीन से बातचीत कर सकते हो, और मशीन आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। बोला यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं चैटबॉट आने वाले समय पर दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। कैसे? लोगों की नौकरियां खा सकता है, क्योंकि हम इसी का यूज़ करके कई सारी नौकरियों को
ख़त्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये नौकरी को यही संभाल लेगा, ये मशीन संभाल लेगी। तो इसका यहाँ पर एक कंसर्न जो है इस आर्टिकल में समझाया गया है। कैसे समझाया गया है मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। चैटबॉट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं चैट जीपीटी क्या है ये, क्योंकि ओवरऑल जो टर्म है ना वो चैट जीपीटी न्यूज़ में है। चैट जीपीटी बेसिकली एक चैटबॉट है। चैटबॉट क्या है वो आपने समझ लिया। अब ये भी यहाँ पर चैट जीपीटी चैटबॉट का काम करती है। तो चैट जीपीटी यहाँ पर क्या कर सकता है, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप क्वेश्चन सवाल पूछोगे धड़ाधड़ उसके आंसर देता हुआ चलेगा। अपनी गलती होगी तो उसको एडमिट कर लेगा कि हाँ यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है ना। ये या फिर आप कह सकते हो कुछ आपने कुछ गलत चीज़ें पूछ ली हैं, है ना, टेररिज्म को लेकर कुछ ऐसी प्रकार की चीज़ें, तो यहाँ पे वो उस चीज़ का जवाब नहीं देता है, ठीक है। जो भी इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट होती हैं उनको रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे जो चैट जीपीटी है ये बेसिकली इसकी 3.5 सीरीज़ है। 3.5 सीरीज़ है। अब आने वाले समय पर ये सीरीज़ बदलती चलेंगी। जैसे आपके नए नए वर्जन्स आते रहते हैं ना मोबाइल फ़ोन के, नोट 4, नोट 5, नोट 6, नोट 7, नोट 8, ऐसे यहाँ पर चैट जीपीटी के वर्जन्स आएंगे। चैट जीपीटी 4, 5, 6 ऐसे करके नए नए वर्जन्स आने वाले समय पर आते रहेंगे। बात ध्यान रखना। अच्छा सर, ये जो चैट जीपीटी है, चैट तो चलो समझ में आ गया, जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि इसको पहले से ही ट्रेन कर रखा है। आप जो सवाल पूछोगे इसका जवाब वो दे देगा, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर कुछ जो लैंग्वेज है, कुछ डेटा जो हमने फीड कर रखा है, वो डेटा हमने इसके अंदर डाल रखा है और उसी के हिसाब से आपको जवाब मिल जाता है। इवन आप जाओगे कुछ भी पूछोगे वेबसाइट पर चैट जीपीटी के बारे में सर्च करके, वहाँ पे कुछ भी पूछोगे ना, वो आपको प्रॉपरली जवाब देगा, ज़बरदस्त जवाब देगा। जो भी आपने लिखा है उसका तुरंत आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो और ये जो मॉडल है ना, इसमें खास बात क्या है, आप अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाले हो उसको बहुत तेज़ी से प्रेडिक्ट कर लेता है। तो ये इसकी एक खास बात है, ठीक है। तो अगला चीज़ आप क्या पूछोगे उसका प्रोडिक्शन करने की इसके अंदर ताकत है। अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? इसका यूज़ अलग अलग जगह पर हो रहा है। ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए आपने यहाँ पर कुछ असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे आज भी तो ऐसा ही होता है ना, आज भी हमें असाइनमेंट मिला है, हम डायरेक्ट गूगल पर लिखते हैं, लेकिन गूगल पर लिखने के बाद आप ढूंढते तो हो ना कि भाई कौन सी वेबसाइट से क्या उठाऊं क्या ना उठाऊं। यहाँ पे वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इंसान की क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आप कह सकते हो। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, भले इसका यूजेज के लो या डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आपने सीधा लिखा आपको सटीक आंसर मिल जाएगा फटाक से। अभी गूगल पर आप सर्च करते हो, लेकिन उसका आपको ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद में प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है क्या सही है क्या नहीं गलत। तो फेक न्यूज़ भी काफ़ी सारी भरी रहती हैं, तो उसमें आपको रिफाइन करना पड़ता है चीज़ों को। बट यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, जीपीटी आपको एक आंसर दे देगा, भैया ये लिख दो फटाक से। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में मददगार है, डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी यहाँ पर जो हेल्प है वो जीपीटी कर सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। बाकी जैसा इंसान बोलते हैं ना, उस स्पीकिंग स्टाइल के अंदर भी यहाँ पे ये जो है मशीन जो है बोल सकती है, आप ऐसा कह सकते हो। दूसरा, इसका और क्या काम है, आज के समय पर होता क्या है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब देती हैं, जैसे कि सीवीज़ को बनाने की, बेसिक ईमेल की, किसी का कोई यहाँ पे ईमेल आया है कंपनी के पास में तो उसका रिस्पॉन्स देना, है ना, या फिर कोई अलग अलग काम आया है तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी का रिस्पॉन्स आता है ना, फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह आप करते हो कंपनी के अंदर में, ठीक है। तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है, तो वहाँ पे अभी एक इंसान बैठा है। तो आने वाले समय पर ये जो चैट जीपीटी है उन सब की नौकरियाँ खा सकती है। आने वाले समय पर वो इंसान को हटाकर लोग यही चीज़ फिट कर लेंगे। आपने मेल किया, उसका जवाब वहाँ से आ गया, उस पर्टिकुलर जो मशीन है उसने आपका जवाब दे दिया, तो इंसान की क्या ज़रूरत है फिर। तो ये भी यहाँ पर एक कंसर्न बताया जा रहा है। इवन कॉलेज के एसेज, होमवर्क, ये सब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आराम से कर सकते हैं। तो कहोगे ये तो मददगार साबित हुआ ना, नहीं, ठीक है, मददगार साबित हुआ, इसका यूज़ है ये, लेकिन इसको आप थोड़े वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, दूर की सोच कर देखोगे, तो कहीं ना कहीं इससे इंसान की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। क्योंकि अब आप यहाँ पे अपने माइंड का बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, माइंड का यूज़ नहीं करोगे, उसमें जंग लग जाएगा, क्रिएटिविटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी सारी। वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर मिल जाना या फिर आपको ढूंढ कर लिखना, उसमें बहुत फ़र्क है। उसमें आपको ब्रेन का यूज़ करना पड़ा, यहाँ पे ब्रेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो मैंने इसके यूजेज के साथ साथ आपको थोड़ा डिसएडवांटेज यानी कि इसके लिमिटेशंस के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। बाकी पता है इसमें एक दिक्कत और है कि इसके अंदर मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। आप एक काम करना, आप एक चीज़ को सर्च करना, चैट जीपीटी ट्विटर पर सर्च करके आप ना कुछ ट्वीट्स देखना, कुछ चैट जीपीटी बायस करके टाइप कर लेना। तो पता है रिसेंटली एक केस देखने को मिला है, एक इंसान ने कुछ टाइप किया होगा, कुछ पूछा होगा, तो उसमें पता है ये जो रोबोटिक सिस्टम है ना, इसने क्या बोला कि जो वाइट पीपल है वो सुपीरियर होते हैं ब्लैक से। ये बात यहाँ पर बात जो रेसिज्म आप कह सकते हो कि रेशल जो कमेंट है, ये बेसिकली इसकी साइड से निकल के आया। इसको तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें यही दिक्कत है, ये बायस हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव इसका हो सकता है।
कैसे? क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अब जिस इंसान ने ये इन्फॉर्मेशन डाली है ना, ये उसी की सोच के हिसाब से चलेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी नज़र आती है। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ करेक्ट लिखता है, लेकिन कभी कभी जो ये भाषा लिखेगा उसको समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बाकी कई सारी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर ये जवाब दे सकता है। दूसरा, कभी कभी कुछ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, कभी कभी फेक न्यूज़ भी यहाँ से मिल सकती है, ऐसा चांसेस बताए जा रहे हैं। और अभी ये ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं है, मैंने आपको बताया 3 वाला वर्जन है ये। अभी आने वाले समय पर नए नए वर्जन्स आएंगे। तो ये जो 3rd वाला वर्जन है ना, तो ये अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो 2021 से पहले तक की जानकारी देगा। 2021 के बाद जो कुछ नया हुआ है कि भैया यहाँ पर ये कोई किसी की डेथ हुई है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये है, कोई नया इसको ये किताब मिला है या कुछ हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 2021 के बाद की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है। तो अब वो चैट जीपीटी जो 4, 5 आएगा ना, जो नए नए वर्जन्स आते रहेंगे, उसके अंदर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो ये था चैट जीपीटी। क्लियर हो गया ना, कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लो के असाइनमेंट्स लिख सकता है, कैसे काम कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, चैट बॉट क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। चैट बॉट एक चैटर बॉट है जहाँ पे आप चैट वगैरह करते हो। उधर से यहाँ पर एक मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आपको फटाफट यहाँ पे आपका आंसर देता हुआ चलेगा, कोई इंसान नहीं बैठा है। ऐसा यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर, अमेजोन एलेक्सा हो गया, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अच्छा, इनके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे चैट बोट का फ़ायदा हो सकता है, हाँ हो सकता है। आप 24/7, एक इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता, बट ये मशीन 24 घंटे काम कर सकती है। तो पूरे सप्ताह में आपको कभी भी कस्टमर सर्विस देने का काम हो तो कंपनीज यहाँ पे ये काम कर सकती हैं। प्लस कंपनीज को ये सस्ता पड़ेगा। अब इंसान को हर महीने सैलरी देनी पड़ रही है, इसमें यहाँ पर एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट करके काम कर देना है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा, उसका मेंटेनेंस करना है थोड़ा सा। तो इसके एडवांटेजेस कई सारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसको हम एज अ डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं, कई सारे लोगों की नौकरियाँ ये खा जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। बाकी जो कंपनीज है ना, वो इस चैटबॉट का और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि अब अभी जैसे मान लो एक कंपनी में एक इंसान वहाँ से रिप्लाई कर रहा है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो है सोल्यूशन दे रहा है, तो वो कुछ लिख तो नहीं रहा है ना कि आपने क्या पूछा क्या नहीं पूछा। लेकिन जब एक मशीन का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होगा, कलेक्ट कर रहा होगा, आपकी क्वेरीज के बारे में, आपका रिस्पॉन्स टाइम के बारे में, आप कितना सेटिस्फाई हो, वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा होगा। उसके हिसाब से यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो डेटा का इस्तेमाल करके अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती हैं। बात क्लियर हो गई। ये तो होगा इसके एडवांटेजेस। बाकी इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस, नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और बाकी ऐसे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो चैटबॉट जीपीटी क्लियर हो गया ना। ऑल क्लियर लिख देना अगर आपको समझ में आ चुका है तो, या मज़ा आ चुका है तो। अब देखो, यूपीएससी ने साल 2018 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर आपको 3 पेयर दिए गए हैं। पेयर कैसे दिए गए हैं? बेले टू एक्सपेरिमेंट, आगे लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इधर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इधर क्रिप्टो करेंसी, क्रिस्पर कैस9 पार्टिकल फिजिक्स। बताओ ये जो पेयर है करेक्टली मैच है? तो इसमें से केवल और केवल आपको जो है ना, इसमें पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 3rd वाला तो ये वैसे ही गलत है। अगर आपको ऊपर वाले नहीं पता है, वैसे तो आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी, हाँ बिल्कुल सही है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, और 3rd वाला यहाँ पे गलत है, आपको पता है। तो 3rd वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है ना, इसको हम लोग जीन एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ना कि फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd वाला वैसे गलत हो जाएगा। अब आपको पता चल गया 3rd वाला गलत है, तो आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन में थर्ड दिया गया, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए। आपका बचता है केवल और केवल 2 ओनली, तो वो बेसिकली यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो पेयर है, इन 3 पेयर में जो करेक्ट पेयर है वो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल, आपको पता है क्रिप्टो करेंसी में हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपसे चैट जीपीटी के बारे में पूछा जा सकता है, चैट जीपीटी के आगे लिख दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका एक करेक्ट पेयर होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। ना दोस्तों, जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। तो देखो, ये बहुत लंबे समय पहले का डिस्प्यूट है। अब मतलब डिस्प्यूट जो है ना, बहुत लंबे समय से देखने को मिलता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना, वो बेसिकली केंद्र सरकार का है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी कि दिल्ली की खुद की जो यहाँ पर वोट करके बाद में जो सरकार आई है, वो यहाँ पर खुद की सरकार देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाती है, और ऐसी कंट्रोवर्सी पहले कई बार हुई है। पिछले 5 सालों में 2 बार सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच चुका है। तो अब ये अब की बार क्या मैटर उठा है, अब की बार यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच में गतिरोध हो चुका है, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे।
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नीचे प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसको आप लोग नोट्स में स्टोर कर लेना, अपने नोट्स वगैरह से मतलब इसमें डायरेक्टली बना सकते हो और पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हो। खबर क्या है इसको समझते हैं। 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, 5 जज की एक जो बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई कर रही है। ये केस कौन सा है? दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना वो केंद्र सरकार के होते हैं, केंद्र सरकार भेजती है। तो केंद्र सरकार और साथ ही साथ वहाँ की राज्य सरकार, राज्य तो नहीं है बेसिक दिल्ली एक आपको यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट है और वहाँ की जो अलग सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों के बीच में कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं। किस चीज़ को लेकर? कंट्रोल को लेकर, कि उस पर्टिकुलर एरिया में किसका शासन रहेगा, किसका प्रशासन रहेगा, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा। दिल्ली सरकार बोलती है कंट्रोल मेरा रहेगा, और लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी काफ़ी कंट्रोल रहता है। तो कभी यहाँ पर किसी चीज़ को अप्रूवल मिल जाता है, किसी चीज़ को अप्रूवल नहीं मिलता है। दोनों के बीच में यहाँ पर हमेशा से भिड़त रहती है ना, कंट्रोल ऑफ सर्विस को लेकर। अभी मैं आगे डिटेल से बताऊंगा किस किस चीज़ को मैं बेसिकली यहाँ पर ये डिस्प्यूट रहता है, वो आगे आपको डिटेल से पता चलेगा। तो आप कह सकते हो लगभग 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में ये दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है इस पर्टिकुलर मामले पर। आप ऐसा कह सकते हो ये विवाद इतना ज़्यादा बड़ा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्यूट क्या है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच का आर्गूमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंट डिस्प्यूट को हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट डिस्प्यूट में क्या हो रहा है, जो विवाद चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, मैंने आपको बताया वो इस पर्टिकुलर केस को देख रही है। ये डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है? तो ये बात है पावर्स को लेकर। मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो केंद्र सरकार के हैं, बाकी चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अब होता क्या है कि वहाँ पे यानी दिल्ली के अंदर में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, किसका प्रशासन रहेगा, कौन कौन यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल करेगा, किसका अपॉइंटमेंट होना है, किसका ट्रांसफ़र होना है, ये सारी जो पावर्स हैं इनका जो कंट्रोल है वो किस पे रहेगा, है ना। इसको लेकर ये विवाद रहता है। दिल्ली सरकार बोलती है यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बोलती है कि ये पावर्स मेरे पास होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं ये पावर्स जो है मेरे पास होनी चाहिए। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको बोला ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है पावर मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि हम लोग मेन सरकार हैं। और दूसरा, दिल्ली जो है एक कैपिटल है, हमारे पूरे देश का एक चेहरा है, ठीक है, तो इसकी पावर मेनली हमारे पास होनी चाहिए। तो ये डिस्प्यूट यहाँ पे बना रहता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली कौन से पावर्स की बात की जा रही है? अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र की। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में किसका अपॉइंटमेंट होना है, किसका ट्रांसफ़र होना है ना। दिल्ली के अंदर में अपॉइंटमेंट और जो ट्रांसफ़र है इसके पावर्स के लिए विवाद चल रहा है। बोला यह जा रहा है कि दिल्ली के सीएम बोल रहे हैं पावर्स दिल्ली के सरकार के पास होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है नहीं हमारे पास होनी चाहिए। इसको लेकर ये बेंच बैठी हुई है। अब देखते हैं ये बेंच क्या क्या अपने जो सुनवाई है वो करती है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसके बारे में आपको बता दिया, 5 जज की बेंच बैठी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में जिक्र जो है आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अंदर किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, कोई केस है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जजेस हैं, कई सारे जजेस बैठते हैं। इससे पहले दिल्ली का एक बार केस और हुआ था जहाँ पर 2 जजेस बैठे थे, उनका एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बात ये उठती है ये विवाद हो कैसे गया, मतलब दिल्ली के अंदर ये डिस्प्यूट कैसे उठ गया। तो इसके पीछे का एक कारण है, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 239 क्लॉज ए, ध्यान रखना आर्टिकल 239 ए, यहाँ पर इसका नाम है, डबल ए लिखा है। तो आर्टिकल 239 ए को हम अपने संविधान में डालते हैं बाय दी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंदर हम लोग यहाँ पर एक संशोधन करते हैं अपने संविधान के अंदर। वो था 69वां संशोधन, जिसके बेसिस पर यानी संशोधन या बदलाव करने के बाद में हमने आर्टिकल 239 ए को अपने संविधान में ऐड कर दिया। अब ये काम किया गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। उस कमेटी का नाम है एस बालाकृष्णन कमेटी। इन्होंने बोला था ये काम करने को, कर दिया गया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हुआ क्या था, आर्टिकल 239 ए हमने डाल दिया, इससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि हमने दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। अब वो जो दिल्ली है वो कहलाने लगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एक स्पेशल स्टेटस मिल गया। स्पेशल स्टेटस मतलब यहाँ पर जो वहाँ की सरकार है वो तो रहेगी, वहाँ पे जो लोग जो है वोटिंग देकर, है ना, अपने हिसाब से सरकार को बैठा रहे हैं वो तो ठीक है, साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी रोल वहाँ पर रहेगा। और केंद्र सरकार का रोल रहेगा कैसे? एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ पर बैठाया जाएगा, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ की रहेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में पावर रहेगी कि वो कानून वगैरह बना सके अपने पूरे के पूरे कैपिटल के लिए, या कैपिटल में कोई हिस्सा है वहाँ के लिए कानून बना सके। जितने ही मैटर स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में आते हैं ना, उन सब के ऊपर यहाँ पर दिल्ली काम कर सकता है।
यानी जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट हैं कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, उन सब को लेकर जितने भी कानून है वो दिल्ली की सरकार के हाथ में, वो सब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कानून बना सकें। लेकिन ये सब है भी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली की है ना, वो सारे काम कर सकती है, सारे के सारे यहाँ पे कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना, 3 चीज़ें अलग छोड़ दी गई है, वहाँ की पुलिस, वहाँ का पब्लिक ऑर्डर और वहाँ का लैंड। ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट इन 3 चीज़ों को संभालती है। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर दिल्ली की सरकार के पास में देखने को मिल जाती हैं, ध्यान रखना। लेकिन पिछले कुछ समय में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे विवाद दिल्ली और साथ ही साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठा रखा है, केंद्र सरकार का एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। अब विवाद किस चीज़ को लेकर है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर, वहाँ की जो बेसिकली आप कह सकते हो प्रशासन की सर्विस है उसको लेकर। साल 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। साल 2019 में क्या हुआ था, एक और केस यहाँ पर, यही वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस समय 2 जज ने बैठकर इस केस की सुनवाई की थी। अब दोनों जजेस ने बैठे तो इनके बीच में स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया, यानी कि एक बेसिकली फेवर में गए, एक अगेंस्ट में चले गए, ठीक है ना। एक का कहना यह था कि दिल्ली के पास में बिल्कुल सारी पावर्स होनी चाहिए, यानी अपनी जितनी प्रशासन की सर्विस है वो सारी कंट्रोल करने की पावर दिल्ली की सरकार के पास में होनी चाहिए। एक ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 जज बैठे थे, इनके बीच में स्प्लिट हो गया। अब क्या होना चाहिए? अब ये जो केस एक बड़ी बेंच पर बैठा जाएगा, क्योंकि ये छोटी बेंच थी 2 जज की, अब एक बड़ी बेंच यानी कि 3 जज के पास केस को भेजा गया। तो 3 जज ने यहाँ पर डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बारे में, इस डिसाइड करने के बाद में यहाँ पर इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को सरकार के हाथ में, दिल्ली की सरकार के हाथ में दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे मई 2022, यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, मई 2022 में लगभग 3 जज की बेंच बैठी थी। उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस को देखा, और केस को देखने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह है ना, जो भी कंट्रोल है, इस पर हम थोड़ा सा और काम करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर मामले को थोड़ा और एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आगे कुछ अपना जो सुझाव है वो देंगे। तब से मामला यहाँ पर ये अभी तक ऐसे ही चल रहा है, अटका पड़ा है। तब से यहाँ पर दिल्ली की जो सरकार है और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो बना हुआ है। अब दोनों के आर्गुमेंट्स क्या है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कह रही हैं अपने आप से, इसको समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि दिल्ली जो है एक नेशनल कैपिटल है, हमारे देश का एक मेन चेहरा है। तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, लोगों का जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसकी पावर हमारी केंद्र सरकार के पास में होनी चाहिए, केंद्र सरकार ने बोला। दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार बोलती है कि इसमें फेडरलिज्म कहाँ गया, आप अपने हाथ में सारा का सारा कानून ले रहे हो, और भारत चलता है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के ऊपर, संघवाद के ढांचे के ऊपर। फेडरलिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, दोनों के पावर्स अलग अलग होंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अपना ही सारा कंट्रोल लेना चाहती है। तो फेडरलिज्म के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ चले जाता है, ये बात यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने बोला। दिल्ली की सरकार बोलती है कि देखो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, वोट लोगों ने हमें दिया है, हम यहाँ पर लोगों की पसंद के वजह से बैठे हैं, तो जो लोगों के ट्रांसफ़र और जो पोस्टिंग्स हैं उनकी जो पावर है वो हमारे पास में होनी चाहिए, ये बात दिल्ली सरकार ने बोला। ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही केस है, सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर इस मामले का जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है वो समझ में आ चुका होगा। आप यहाँ पर ये पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में जो लोग हैं वो एक रैली निकाल रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। आप कहोगे ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है या हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कब से होने लगे, तो कई सारी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, आपको पता होगा, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, यहाँ पर आपको सीएम देखने को मिलेंगे। तो ये लेकर चल रहे हैं कि एलजी साहब यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो। फिर यहाँ पे हैं एलजी साहब, आप देखोगे शिक्षकों को ट्रेनिंग करने दो। तो लोगों का जो ट्रांसफ़र है, लोगों का जो अपॉइंटमेंट है, उसको लेकर यहाँ पे सारी पावर्स एलजी के पास में देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली एलजी से पूछना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा, तो इसको लेकर यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इस केस की सुनवाई की जाती है। तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में कई सारी पावर्स देखने को मिल जाती हैं, यानी कि प्रॉपर जितने भी ऑर्डर यहाँ पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली से निकलते हैं, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं भैया, ये जो अप्रूवल वाली पावर है हमारे पास मानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है नहीं, हमारे पास मानी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है नीचे, इसी के नीचे अगला आर्टिकल बात करता है कि केरला के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को लेकर यहाँ पे अपोज किया जा रहा है। यानी कि आपको पता होगा, पिछले साल की बात है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2022 को लेकर आया गया था,
है ना। अब इस रूल की वजह से कई सारे जगह पर इंडिया में कई सारे स्टेट्स के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना, प्रदर्शन चल रहा था। लोगों का कहना था ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो ये जो बिल है सरकार को नहीं लाना चाहिए था, वापस कर देना चाहिए था, ये बात यहाँ पे बोली जा रही थी। बट अभी के समय पर जो केरला है ना, वो इस रूल को अपोज कर रहा है, वो इस रूल के अगेंस्ट में खड़ा है। उसका कहना यहाँ पर यह है कि इस रूल के अंदर जो स्टेट यानी कि राज्य के पास में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है ना, यानी कि राज्य के पास में भी कुछ पावर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देखने की, वो पावर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर राज्य के पास से चली जाएंगी, है ना, राज्य के पास से यानी केरला के पास से चली जाएंगी। और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर जो बर्डन है वो हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर यानी कस्टमर्स के ऊपर पड़ेगा। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो डिस्कॉम कंपनीज़ है, आपको पता होगा डिस्कॉम क्या करती है ना, जहाँ से बिजली बन रही है उसको खरीदेंगे डिस्कॉम कंपनीज़, इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही बोलते हैं। अब बिजली को खरीदने के बाद में ये कंपनीज़ आपके घर तक बिजली को पहुँचाती हैं, ठीक है। तो ये डिस्कॉम कंपनीज़ क्या करती हैं, वहाँ से बिजली खरीद कर आपके घर तक पहुँचाती हैं। तो बोला ये गया कि अब कुछ चार्जेस वगैरह, यानी कि देखो इसमें कई सारा कॉस्ट जा रहा है, जैसे कि पावर को परचेज़ करने की कॉस्ट जा रही है, डिस्कॉम कंपनीज यहाँ पे पावर को परचेज़ कर रही हैं उसकी कॉस्ट जा रही है, या फिर कुछ और कॉस्ट जा रही है, यहाँ पर फ्यूल प्राइस की कॉस्ट जा रही है। तो ये ना बेसिकली कंज्यूमर के ऊपर चार्ज किया जाएगा। यानी कि अभी तक इसकी जो पावर थी वो थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से पावर ले ली गई है, ये जितना भी चार्ज आएगा वो सब चार्ज ऑटोमेटिकली होगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बिना किसी सरकार के अप्रूवल के प्रोसेस के बिना ही यहाँ पर ये लोग अपने हिसाब से चार्ज करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर बोला जा रहा है कि ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ है और कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालेगा, और इससे लोगों के बिल के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन से बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे देखने को मिलने वाला है, प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए भी नज़र आने वाले हैं। तो ये बात हमें बताई गई, यानी कि स्टेट का कंट्रोल ना खत्म किया जाए, वो यहाँ पर इनका कहना है। ये बात इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2022 के अंदर मेंशन है, तो इसी के अगेंस्ट में ये बोला गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया है। तो आपने समझना ये होगा कि इसके अंदर ये कमी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो केरला है वो इस पर्टिकुलर रूल को अपोज कर रहा है। पिछले साल यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2022 लेकर आए गए थे, इसकी वजह से हमारे देश भर में कई सारी जगह पर प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर रूल्स, आओ थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, लगातार प्रोटेस्ट चला लेकिन उसके बावजूद भी आ गया। अब होता क्या कि काफ़ी सारे जो पावर इंजीनियर्स हैं इन्होंने यहाँ पर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तमिलनाडु के अंदर, तेलंगाना में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चला था इस बिल के खिलाफ। याद होगा आपको, पिछले साल की बात है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आप सर्च करोगे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल दीपक यादव तो आपको वीडियो भी मिलेगा। तो जो 2022 का बिल था ना, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि इस इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर को और ज़्यादा ओपन कर दिया जाए। यह अभी केवल सरकार का अंडर में ज़्यादा आ रहा है, सरकार का कंट्रोल ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे ढेर सारे प्लेयर्स को इस पर्टिकुलर सेक्टर में उतारा जाए। होता यहाँ पर यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, डिस्कॉम होती हैं, ये जहाँ पे बिजली बन रही है वहाँ से बिजली को परचेज कर कर आगे जो है आपके घर तक बेचती हैं, आगे घर तक आपके भेजती हैं, सप्लाई करती हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अभी स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है। तो इसमें हम क्यों ना और प्लेयर्स को ऐड कर दें, प्राइवेट प्लेयर्स को ऐड कर दें, जिससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। और प्राइवेट प्लेयर्स को ऐड करने के साथ साथ ये कंज्यूमर की चॉइस रहेगी, आपकी मेरी या हम लोग की चॉइस रहेगी, हम किस कंपनी से बिजली को अपने घर में लेंगे, है ना, ये हमारी चॉइस रहेगी। अब जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होगी कंपनी, जो कि लगातार बिजली दे रही होगी, हाई क्वालिटी का, यहाँ पर हमेशा बिजली आ रही है, ऐसा ना ज़्यादा परेशान कर रही हो, तो आप वहाँ पे जाओगे। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये बात यहाँ पे सरकार का कहना है। तो इस जो बिल है इसकी मांग थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एक्ट है 2003 वाला, उसको यहाँ पे उसके अंदर चेंजेस किया जाए, ये इसकी मांग थी। इसने यहाँ पे बोला कि जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले नेटवर्क्स हैं, है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इसमें कंपटीशन को बढ़ाया जाएगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यहाँ पर इनको भी उतारा जाएगा, और ये लोगों के ऊपर होगा कि लोग अपने हिसाब से चूज़ करके किसी भी कंपनी से इस पर्टिकुलर बिजली को अपने पास ले सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सर तो इसमें बवाल क्या होने लगा, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था? देखो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ। प्रोटेस्ट हुआ फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर। अगेन वही बात आ गई, हम लोग बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, तो संविधान में फेडरलिज्म के बारे में चर्चा की गई है। फेडरलिज्म यानी संघवाद का ढांचा, यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर काम करती हैं। तो बेसिकली जो हमारा संविधान है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, इसको बेसिकली आइटम नंबर 38 में रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर कानून बनाने का हक राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का है।
लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी ही साइड से बिना राज्य सरकार की सुने ये काम कर डाला। इस वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा था कि सर जब हमारा भी इसके अंदर एक रोल आता है तो हमारी बात माननी चाहिए। वैसे आपको पता होगा कंकरेंट लिस्ट में जो लॉज बनाए जाते हैं उसमें केंद्र सरकार की ज़्यादा चल जाती है, केंद्र सरकार की बात यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमारे पास भी तो पावर है इस पर लॉ बनाने की, तो हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक सब्सिडी को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। ये बोला जा रहा है कि आने वाले समय पर जो फार्मर्स हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, इनको जो सब्सिडी दी जा रही है, बिजली के ऊपर छूट दी जा रही है, फ्री पावर दिया जा रहा है, वो खत्म कर दिया जाएगा, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। तीसरा यहाँ पर बोला जा रहा है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो केवल गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ को यहाँ पे बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसा कैसे? देखो यहाँ पे क्या है ना, प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी। अभी क्या है, अभी भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, वो सरकारी कंपनीज पहुँचा रही हैं। जो आपकी केंद्र सरकार हैं वो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही है। तो उन्होंने पहले से सारी की सारी जो लाइन है वो बिछा रखी हैं। अब इस बिल ने ये बोला कि इन्हीं लाइन का इस्तेमाल करके प्राइवेट कंपनीज भी आपके घरों तक बिजली पहुँचा सकती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को लग गया झटका, भाई ये लाइन हमारी है, इसको प्राइवेट कंपनीज भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, चलो चलो ठीक कर लिया, यूज़ कर लिया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन बोला ये गया कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे क्या करेंगी, जो घर होगा, स्कूल होगा, जो बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मल जगह है ना, जो यहाँ पे नॉर्मल सेटलमेंट है, आपके घर जहाँ पे ढेर सारे घर हैं, वो जिम्मेदारी आ जाएगी हमारे ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि केंद्र सरकार की तो सारी जिम्मेदारी होगी, तो जितने भी घर हैं वहाँ पे तो बेसिकली केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी देगी। और प्राइवेट कंपनीज क्या करने वाली हैं पता है, कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे ढेर सारी फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे बिजली वो देंगी। अब वहाँ पे बिजली देंगी, फ़ायदा ही बहुत कम आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बिजली का यूज़ होना है। तो प्राइवेट कंपनीज़ क्या करना चाहती हैं, वहाँ पर बेसिकली अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती हैं, और यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है नहीं है लोगों के घरों में बिजली देने के बाद में। तो ये बोला गया कि इससे क्या होगा, आने वाले समय पर जो कि राज्य सरकार के अंदर आने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है वो घाटे में चली जाएंगी, उनको बहुत लॉस होगा, और प्राइवेट कंपनीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली हैं। और आने वाले समय पर प्राइवेट कंपनीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि वो कहीं ना कहीं मोनोपोली बन जाएंगी, यानी कि सिंगल सेलर बन जाएगी। प्राइवेट प्लेयर्स अपने हाथ में सारी चीज़ें ले लेंगे, सरकार का लॉस ही लॉस रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है लोगों के थ्रू। ठीक है, बाकी सरकार ने बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, सरकार का भी यहाँ पर कुछ तर्क है। सरकार ने बोला ढेर सारी कंपनीज अगर यहाँ पे देखो पहले भी थी और अब यहाँ पर हो रही हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस हमने इस प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और लोगों को बता दिया है और कंपटीशन को बढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी सरकार का कहना है यहाँ पर हम लोग और कोई इसके अंदर चेंज नहीं करने वाले हैं। हर एक राज्य से पहले ही बातचीत कर चुके थे हम लोग, और काफ़ी सारे मतलब लिखित में हम प्रोवाइड करवा चुके हैं, लेटर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा चुके हैं। यहाँ पे फार्मर के अगेंस्ट में कुछ नहीं किया जाने वाला है, तो इस वजह से इससे भी कोई परेशान ना हो। दो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर अपना तर्क रख दिया था। ये बात क्लियर हो गई। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, लेकिन वेट, अभी कुछ एडिटोरियल्स बाकी हैं। सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पर आता है एक ये वाला भी, ये बात करता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हुआ क्या है, ग्लोबल G20 समिट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, हाँ सुना है। तो G20 समिट की जो अब की बार की प्रेसिडेंसी है वो भारत के हाथ में है, हाँ पता है। इंडोनेशिया के हाथ से हम लोगों ने अपनी प्रेसिडेंसी ले ली है। इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी खत्म हुई, अब इंडिया यहाँ पर इसकी प्रेसिडेंसी शिप को हैंडल कर रहा है। इस साल की प्रेसिडेंसी शिप हमारे हाथ में है। हुआ क्या, अब हुआ ये कि एक मीटिंग चल रही है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ मीटिंग। ग्लोबल साउथ मीटिंग, अब ग्लोबल साउथ से क्या समझ रहे हो आप? अगर हम एक वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करें, एक सेकंड रुक जाओ, वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करें तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ क्या हो गया, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। तो साउथ के अंदर यानी कि हमारा साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर पूरा एशिया का निचला हिस्सा हो गया यानी इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जितने भी ये एरियाज़ हैं ये सब ग्लोबल साउथ के अंदर आ गए, ये सारे देश ग्लोबल साउथ के अंदर आ गए। तो बोला ये जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी साउथ कंट्रीज़ हैं ना, यहाँ पे हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री हैं या लो इनकम कंट्री हैं, यहाँ पे लोगों की आय अच्छी नहीं है या अभी धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं। लेकिन जो ऊपर नॉर्थ वाली कंट्रीज़ हैं, यूरोप की हो गई, इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अपने आप को विकसित कर चुकी हैं ऑलरेडी, यहाँ पे लोगों की हाई इनकम आपको देखने को मिलती हैं। तो बोला यहाँ पर जाता है कि सर आपको ये जो नॉर्थ साउथ दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा गैप है, हम इसको बराबर करेंगे और इसमें इंडिया मदद करेगा। इंडिया पूरे साउथ रीजन की आवाज़ बनेगा, यानी पूरा का पूरा जो साउदर्न पोर्शन है इसकी आवाज़ भारत बनेगा और भारत इनकी आवाज़ आगे तक उठाएगा। भारत इनकी प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज़ को यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी समझेगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं कि आखिरकार ये G20 समिट है क्या। रिसेंटली यहाँ पे होता यह है, 12 और 13 जनवरी की बात है। 12-13 जनवरी में भारत ने क्या किया, वर्चुअली होस्ट किया ग्लोबल साउथ समिट को। दुनिया भर का जो साउथ समिट है वो हो रहा था,
हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको होस्ट किया। होस्ट करने के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए। क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जितनी भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ यानी साउथर्न वाले पोर्शन में जो कंट्रीज़ हैं, इनकी आवाज़ इंडिया की आवाज़ होगी, इनकी प्रायोरिटीज़ यानी इनकी प्राथमिकताएं इंडिया की प्रायोरिटी होगी, भारत इनके साथ रहेगा, इन कंट्रीज़ के साथ में, और हम मिलकर ग्रो करेंगे। इंडिया अब की बार G20 समिट के अंदर में इन साउथ कंट्रीज़ की आवाज़ उठाने वाला है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका की जो आवाज़ है वो यहाँ पर उठाने वाला है, इनके बारे में काफ़ी चर्चा करने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो देश हैं कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं जब आप इनको नॉर्थ से कंपेयर करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्लोबल साउथ के बारे में। ग्लोबल साउथ टर्म है क्या? देखो, अगर आप लूजली देखोगे तो ग्लोबल साउथ टर्म को बोला गया है कि एक तरफ आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, यानी ऊपर नॉर्थ वाली कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, बिजनेस देखने को मिलेंगे। लेकिन नीचे वाली जो कंट्रीज़ साउथ में, साउथ अमेरिका, ये सब, अब अफ्रीका, एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इतना प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, है ना। यहाँ पर आपको कह सकते हो कि प्रॉपरली इतना डेवलपमेंट है नहीं। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन कंट्रीज़ को भी ऊपर वाली कंट्रीज़ के बराबर लेकर आया जाए। जो ग्लोबल साउथ है वो ग्लोबल नॉर्थ के जस्ट अपोजिट है। मैंने आपको बता दिया, ऊपर इकोनॉमी अच्छी है, नीचे इकोनॉमी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ग्लोबल नॉर्थ जो है ना, ऊपर वाली जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी मजबूत हो गई, उनका पावरफुल आइडिया था, बट ग्लोबल साउथ काफ़ी यहाँ पे पीछे रह गए। हमने देखा कई सारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर हो गया, है ना। एक यहाँ पर रिवोल्ट चला मैक्सिको के अंदर, उसके बाद अफ्रीकन रेनेसेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कई सारे यहाँ पर जो रिवोल्ट है वो चलते रहते हैं। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो एशिया हो गया, एशिया के बाद जो ब्रिक्स देश हो गए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर दुनिया भर की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कंट्रीज़ आप कह सकते हो कि नॉर्थ की टक्कर देने के लिए धीरे धीरे खड़ी हो चुकी हैं। ब्रिक्स पूरा का पूरा ग्रुप तैयार हो चुका है, और इससे कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, साउथ और साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी जो सदर्न कंट्रीज़ हैं ना, वो अपने आप में कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें, अपने आप को डेवलप करें, एक डेवलपिंग कंट्री बनाएं। तो इसको लेकर यहाँ पे अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ ना, इसके चक्कर में आप कह सकते हो कई सारी कंट्रीज़ के अंदर हालात और ख़राब हो गए, स्पेशली जो सदर्न कंट्रीज़ थी, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, यहाँ पे हालत ख़राब हो गए, क्योंकि ये लोग काफ़ी कुछ अनाज वगैरह परचेज़ किया करते थे जो कि अब नहीं कर पाए। तो वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे इन्होंने फेस किए हैं। बट हम चाहते हैं, अगर हम अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो ग्लोबल साउथ है ना, ग्लोबल साउथ आज के समय पर कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहा है। जैसे तेल के जो सबसे बड़े दाम बढ़ रहे हैं ना, वो असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, सदर्न वाले रीजन में पड़ रहा है। फूड और जो फर्टिलाइज़र है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाद है, इसके जो दाम बढ़ रहे हैं, इसका भी असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा उधारी वगैरह भी यहाँ पर साउथ कंट्रीज़ के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर जब इतनी सारी परेशानियाँ आए, तो इन परेशानियों का एक सोल्यूशन यहाँ पर इंडिया लेकर आने वाला है, इनकी आवाज़ें दुनिया भर में उठाने वाला है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, तो ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यहाँ पर क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक भारत का इनिशिएटिव है। भारत ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव को लिया हुआ है। ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम लोग इन ऐसी लोगों की आवाज़, जिनकी आवाज़ अभी तक कहीं नहीं सुनवाई जा रही थी, कहीं पर भी इनके बारे में कुछ नहीं सुना रहा था, अब हम लोग यहाँ पर इनकी आवाज़ दुनिया भर में उठाएंगे। इस पर्टिकुलर इवेंट को, इस समिट को भारत ने अभी होस्ट किया है। इस साल का जो थीम है वो होने वाला यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, थीम एज इट इज़ रटना होता है। यह इनिशिएटिव हमारे पीएम मोदी के विजन से इंस्पायर है। पीएम मोदी का विजन क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट, इस समिट को लेकर चल रहे हैं। प्लस यहाँ पर एक और फिलॉसफी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यहाँ पर जो वर्ल्ड है ये एक पूरा परिवार है। तो इस चीज़ को भी हम लोग लेकर चल रहे हैं। बाकी न्यूज़ समरी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 12-13 जनवरी को अभी वर्चुअली भारत ने इस समिट को होस्ट किया है, जहाँ पे 120 से ज़्यादा जो देश थे इनको इन्वाइट किया गया था इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे भारत ने इन ग्लोबल, खासकर साउथ जो कंट्रीज़ हैं, इनकी जो आवाज़ है वो अब यहाँ पर उठाई है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है अगला एडिटोरियल। रुक जाओ, इसके नीचे ही एक और छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, पहले इसको कवर करते हैं। सोशल इक्वलाइज़र के बारे में चर्चा करता है। ये क्या बात करता है, ये बोलता है कि जो डिजिटल पेमेंट्स है इसको प्रमोट करने के लिए जो सरकार है वो 2600 करोड़ रुपए खर्च रही है। 2600 करोड़ रुपए यहाँ पर बैंक्स वगैरह को दे रही है, ताकि जो बैंक हैं वो यूपीआई सिस्टम वगैरह को ज़्यादा प्रमोट करें, है ना, डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा प्रमोट करें। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में फोकस किया गया कि ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट कर रहे हो, अच्छी बात है, डिजिटाइज़ करो, अच्छी बात है, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि आपको साइबर थ्रेट से भी बचना है। आपको इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि कोई आपका ऑनलाइन पेमेंट आप बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो कंप्यूटर के माध्यम से अपराध किए जा रहे हैं
किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेना, ये जो चीज़ें हैं इसको भी रोकना होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, ऑनलाइन सिस्टम ग्रो करेगा, वैसे वैसे यहाँ पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं लोग, वैसे ही वैसे यहाँ पर साइबर थ्रेट जो है ना वो बढ़ने वाला है। वो बात यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बताई गई है, मैंने आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। एक और लास्ट एडिटोरियल है, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्यों नहीं डिस्कस करोगे, क्योंकि सर वापस फिर से नहीं डिस्कस करोगे। देखो एक आर्टिकल ना 3 दिन से लगातार सेम आ रहा है, सेम आर्टिकल आ रहा है और सेम ही पॉइंट में डिस्कस करने वाला था। इस चक्कर में मैंने इस आर्टिकल को बिल्कुल लास्ट में लिया कि वीडियो अगर लेंदी हो जाएगा तो हमारा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल ना छूटे। तो जो कुछ नया था वो तो सब डिस्कस कर लिया। अब ये आर्टिकल है पुराना, कितना पुराना है, 3 दिन पुराना है। तो अभी मैंने परसों इस आर्टिकल के बारे में डिटेल से आपको समझाया है, डिटेल से। अब ये क्या समझाया है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखो दोस्त, इस आर्टिकल को पढ़ना है तो क्या करना है आपको, सिंपल सा 14 जनवरी 2023 लिखना यूट्यूब पर, मैं बता रहा हूँ 14 जनवरी 2023 द हिंदू बाय दीपक यादव, इतना लिख देना। आपको वो बेसिकली वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो पे जो थंबनेल लगा है वो लगा है फेक न्यूज़ वाले, जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनल है ना, उस पर एक्शन लिया है, उसी के बेसिस पर यहाँ पे थंबनेल को बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो को ओपन करना है। तो कहोगे सर क्या पढ़ना है वहाँ पे, उस वीडियो को ओपन करके मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ जाना कहाँ पर है। 54 मिनट्स 30 सेकेंड पर चले जाना, 54 मिनट 30 सेकंड पर जब आप जाओगे तो वो एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे। उस एडिटोरियल का नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन जस्ट एन एड्रेस, बेसिकली उस एडिटोरियल की हेडिंग है। वहाँ पर जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है बिल्कुल सिमिलर है भाई, आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो, एक बार पढ़कर आप विश्वास करो कंपेयर भी कर सकते हो। एक भी पॉइंट डिफरेंट हुआ तो यहाँ पर आप कहना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बताया वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है पहले से ही, तो इसको ज़्यादा लेंदी ना किया जाए, अननेसेसरी यहाँ पे क्यों बढ़ाया जाए जब इसका डिस्कशन है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्वियसली फिर यहाँ पर आपको 10-12 मिनट और लग जाएंगे, वीडियो 1.5 घंटे से ऊपर पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ आप इतना ज़रूर करना, जो मैंने आपको बताया आप वहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। आपने पूरा वीडियो देख लिया है ना, अब आखिरी चीज़ वो और बची है, जिसने पढ़ लिया है उनको समझ में आ गया यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाला हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बेसिकली वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। तो ये तो हो गए हमारे एडिटोरियल को डिस्कशन पूरी तरह से समाप्त। कई सारे आर्टिकल आज हो गए थे जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। एक आर्टिकल ये है, हाँ अब इस आर्टिकल को हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, यहाँ पे हेडिंग पढ़ के मामले को आप खत्म कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक पिटीशन की सुनवाई करने वाला है, कब, 21 मार्च से। वो है मैरिटल रेप को लेकर। मैरिटल रेप आपको पता है, यानी कि एक शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ है, शादी के बाद यहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जब ज़बरदस्ती करता है तो वो मैरिटल रेप कहलाता है। तो वहाँ पर बेसिकली शादी के बाद ज़बरदस्ती फोर्सफुल है, फोर्स करना यहाँ पर वाइफ को, वो कहीं ना कहीं मैरिटल रेप कहलाता है। तो मैरिटल रेप को लेकर लंबे समय से कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसको अपराध घोषित कर देना चाहिए। इंडिया के अंदर ये अपराध नहीं है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर ये अपराध नहीं है, ध्यान रखना, इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। तो लंबे समय से यहाँ पर ये आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी चल रही है। लोगों का कहना यह है कि सर जो आपने आईपीसी के सेक्शन 375 में इसको अपराध नहीं माना है, छूट जो दी है ना, एक्सेप्शन अपवाद में जो रखा है उसको खत्म कर दो और इसको अपराध मानो। बाकी यहाँ पे सरकार का कहना है अपराध नहीं मान सकते, इससे जो मैरिज का पूरा इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर इसको हमने अपराध डिक्लेयर कर दिया तो इससे कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ हो सकता है, कई सारी जो वेमेन है वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं, वो मैन को फंसा सकती हैं, साथ ही साथ मैं आप कह सकता हूँ उनके परिवार को फंसा सकती हैं। ऐसी बात भी यहाँ पर बोली जा रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो इसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, कब से होगी, 21 मार्च से। तो थोड़ा सा वेट करो, आगे आर्टिकल आते रहेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो ये आर्टिकल आने वाले समय पर न्यूज़ में आना ही है। बाकी मैरिटल रेप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। इसको लेकर सेक्शन 375 जो हमारा इंडियन पिनल कोड का है उसमें इसको छूट दी गई है। ये बेसिकली मैरिटल रेप आज के समय पर अपराध नहीं है। खासकर यहाँ पे मान लो शादी के बाद लगभग यहाँ पर जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल है, 18 साल से अगर कम है तो अगर यहाँ पर जो हस्बैंड है वो उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो अपराध माना जाएगा, लेकिन 18 साल से ऊपर है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। एज अ अपवाद रखा गया, एक्सेप्शन रखा गया सेक्शन 375 में, जिसको लेकर अब यहाँ पे मार्च 21 से जो है इसकी जो पिटीशन है, जो याचिकाएं, उनकी सुनवाई की जाएगी। फिर हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक अपराध घोषित करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने पेज नंबर 1 का डिस्कशन कर ही चुके हैं और थंबनेल में डिस्कस कर चुका हूँ। फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2019 का क्वेश्चन था, क्या था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है किसके थ्रू? तो ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सही उत्तर है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।